वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आते हैं। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सैटरडे और संडे जो है सेपरेटली यानी कि अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 19 सब्जेक्ट्स को और 19 सब्जेक्ट में से कंबाइन करके एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि AIB 18 के सिलेबस के अनुसार होगा। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये ना केवल AIB 18 तक सीमित है, ये आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप JLO की प्रिपरेशन करो, चाहे आप APO की प्रिपरेशन करो, चाहे आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो ये सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल मैं ये आशा कर रहा हूँ आप सभी मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे, जो भी AIB के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू देख रहे होंगे, क्योंकि आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। और डेली जब हम एक प्रैक्टिस बनाते हैं चीज़ों को याद करने की, तो हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। हमें डेट के बारे में पता होना चाहिए, किस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। हिंदी में इसका क्या अर्थ है फिर समझते हैं। इसका कौन सा सही जवाब है। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 10 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 20 नवंबर 1949 और फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। आप सभी को इसका जवाब आता होगा, मैं ये आशा करता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 26 नवंबर 1949। इसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको क्वेश्चन थोड़े इजी भी लगेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी लगेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हम वही सब्जेक्ट अभी तक पढ़ रहे थे जिसमें ज़्यादा अंक के जो पूछे जाएंगे, लेकिन हमें वो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें से कम अंक के पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ना। तो इसलिए हमें सभी सब्जेक्ट को भी क्लियर करते हुए चलना है। तो क्या कह रहा है सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स कब आया था? फर्स्ट ऑप्शन है 15 दिसंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1949, तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नेमली सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रीवियसली हम क्वेश्चन में भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई होप आपको इसका जवाब आता होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये केस किससे रिलेटेड है? राइट टू डाई। सेकंड ऑप्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 499 यानी कि 499 और 500 जो कि IPC की है, जो बात करती है क्रिमिनल डेफामेशन से। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेक्शन 388 यानी कि 388। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय का निर्णय सुब्रमण्यम स्वामी बेनाम भारतीय संघ संबंधित है इन सभी में से किससे? तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा है थर्ड ऑप्शन। ये रिलेट करता है सेक्शन नंबर 499 एंड 500 क्रिमिनल डेफामेशन से। ये केस जो था रिलेट करता है।
इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इजी है, आप सभी को इसका जवाब पहले से ही पता होगा। जो भी जवाब आपको पता है वीडियो को पॉज कीजिए, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट आर रिक्वायर्ड, यानी कि डकैती करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 391 के तहत डकैती का अपराध करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 10। यानी कि इन सभी में से कितने व्यक्ति होने चाहिए, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कितने हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड है 5 पर्सन, मिनिमम 5 पर्सन जो है होने चाहिए, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, यहाँ पर बात की गई है प्लीडर टर्म। प्लीडर टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंदर निम्नलिखित में से किस अनुभाग में प्लीडर शब्द को परिभाषित किया गया है। तो प्लीडर शब्द को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 के अंदर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। जो हमारा एक्ट है सीपीसी का, अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसका एक्ट नंबर क्या है। मैंने पहले भी बताया था, हर एक एक्ट का आपको सन भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है और साथ ही उस एक्ट का नंबर भी याद रखना है, इसे पूछा जाता है। तो कौन सा एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 10 है, एक्ट नंबर 20 है, 21 है या फिर 22 है। जब हम बात करते हैं हमारे 2002 के अमेंडमेंट के एक्ट के बारे में, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अमेंडमेंट का एक्ट जो है यहाँ से ईयर वाइज जो है उसके एक्ट नंबर बदल जाते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। what of the following document cannot be admitted in evidence in the criminal trial without the formal proof। बिना फॉर्मल प्रूफ के कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस के रूप में यहाँ पर ट्रायल में एडमिटेड होगा, एडमिटेड नहीं होगा। कैन नॉट बी, कैन नॉट आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कैन नॉट नहीं आता तो ये सीधा होता, अब ये नेगेटिव बात कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो सही जवाब है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिपोर्ट इशू बाय द गवर्नमेंट साइंटिस्ट आफ्टर केमिकल और सीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल एंड फॉरवर्ड हिम टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए रिपोर्ट इशू बाय द गवर्नमेंट एंड राइटिंग एक्सपर्ट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ द डिस्प्यूट सिग्नेचर विद द एडमिटेड सिग्नेचर। फोर्थ ऑप्शन है ए डॉक्यूमेंट विच इज एडमिटेड बाय द अपोजिट पार्टी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि जो आपको शब्द हिंदी में समझ आ रहा है उसको आप हिंदी से समझिए, जो आपको इंग्लिश से समझ आ रहा है उसको इंग्लिश से समझिए। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है उसे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन से समझे, और जो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन से समझ नहीं आ रहा है उसे आप हिंदी ट्रांसलेशन से समझे। इसलिए मैं दोनों भाषाओं के अंदर आपको जो है एक्सप्लेन करता हूं। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को बिना औपचारिक सबूत के किसी भी आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए नमूने की रासायनिक या सीरियोलॉजिकल जांच के बाद एक सरकारी वैज्ञानिक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। दूसरा है सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतियां। थर्ड ऑप्शन है सरकारी हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा विवादित हस्ताक्षरों को
स्वीकृत हस्ताक्षरों से तुलना के बाद जारी की गई रिपोर्ट। फोर्थ ऑप्शन है एक दस्तावेज को जो विपरीत पक्ष द्वारा स्वीकार्य किया जाता है। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं और क्या इसका सही जवाब है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट द सिविल प्रोसीडिंग द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द शूट शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। किस सेक्शन में ये बात कही गई है? सेक्शन 120, सेक्शन 121, सेक्शन 122, सेक्शन 123। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा के तहत एक प्रावधान है कि सिविल कार्रवाई में, यानी कि दो तरह की होती है, दीवानी और फौजदारी, दीवानी को हम सिविल कहते हैं, में मुकदमे को किसी भी पक्ष का पति या पत्नी सक्षम गवाह होता है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ जो है कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, किस सेक्शन में बताया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 120 ऑफ सीपीसी इससे रिलेट करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन आप इससे ले पा रहे होंगे, आप कोर्स को भी कंप्लीट कर पा रहे होंगे, ताकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको और थोड़ा सा दिमाग चलता, अच्छा इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। बात करें क्वेश्चन के बारे में, इफ द अवार्ड इज मेड विद इन ए पीरियड फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर अपॉन द रेफरेंस, the arbitral tribunal shall be entitled to receive such amount of additional fees as the party may be agreed. 6 month, 12 month, 3 month and 9 month। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। यदि निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के द्वारा संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से एक अवधि के भीतर किया जाता है, एक अवधि के भीतर किया जाता है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण उतनी अतिरिक्त फीस प्राप्त करने का हकदार होगा जितनी की पार्टी सहमत हो गई है। लेकिन कितने समय के अंदर वो ऐसी फीस को प्राप्त करने का हकदार होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है ऑन व्हाट ग्राउंड द अवार्ड में बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट। पहला ऑप्शन है इनवैलिडिटी ऑफ ए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सेकंड ऑप्शन है पार्टी अप्लाई वाज नॉट गिव प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर और ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और अदरवाइज अनेबल टू प्रेजेंट हिज केस, एंड थर्ड ऑप्शन है इनकैपेबल ऑफ द पार्टी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं, फिर इसका सही जवाब जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस आधार पर पुरस्कार यानी कि अवार्ड की बात की जा रही है, वो न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। पहला ऑप्शन है मध्यस्थता समझौते की अमान्यता यानी कि इनवैलिडिटी, सेकंड ऑप्शन है आवेदन करने वाले पक्षों को मध्यस्थ की नियुक्ति या फिर मध्यस्थ कार्रवाई की उचित सूचना नहीं दी गई, यानी कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है उसको कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया, इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, अन्यथा वह अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ था। अब कोई उसको बताएगा ही नहीं तो असमर्थ ही होगा। थर्ड ऑप्शन है किसी भी पार्टी की अक्षमता, यानी कि कोई पार्टी खुद ही जा नहीं पाई आर्बिट्रेशन के पर्पस के लिए, तो भी वो क्या होगी, इनकैपेबल हो गई। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही है। ऐसे में जो है कोर्ट जो है अवार्ड पास कर ये सभी ग्राउंड है अवार्ड को चैलेंज करने के, अगर अवार्ड पास किया जाता है उसको चैलेंज करने के। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार AIR 2006 SC1158 विच ऑफ द फॉलोइंग इशू हैज बीन डिस्कस बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन सभी में से कौन सा इशू था जो इस केस के अंदर डिस्कस किया गया था।
पहला ऑप्शन है जुडिशियल सेपरेशन, दूसरा है सप्तपदी, तीसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, फोर्थ है मेंटेनेंस। अगर आप मेरी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे तो आपको इसका जवाब पता होगा, मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। श्रीमती सीमा बेनाम अश्वनी कुमार निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की थी? पहला है न्यायिक पृथक्करण, दूसरा है सप्तपदी, तीसरा है विवाह का पंजीकरण और चौथा है रखरखाव। ये रिलेटेड था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से, यानी कि विवाह के पंजीकरण से संबंधित था। इसको आपको याद रखना है, इस केस को इम्पोर्टेंट केस है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8। हमें ये भी पता चला कि नॉन रजिस्ट्रेशन की बात की कहां पर की गई है? सेक्शन 8 में। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन सभी ऑप्शन से कौन सा रिलेट करता है? पहला है इनवैलिडेट द मैरिज एंड कॉल्ड फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी। सेकंड ऑप्शन है डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट कॉल फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी। थर्ड ऑप्शन है नेदर इनवैलिडेट द मैरिज नेदर कॉल फॉर इम्पोजिंग द पेनल्टी। फोर्थ ऑप्शन है मेक द मैरिज वॉइडेबल। हिंदी में क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत विवाह का पंजीकरण ना होना, तो उसके बाद क्या होगा? पहला है विवाह को अमान्य करता है और जुर्माना लगाने की मांग करता है। दूसरा है विवाह को अमान्य नहीं करता बल्कि जुर्माना लगाने की मांग करता है। तीसरा है ना तो विवाह को अमान्य करता है और ना ही दंड लगाने की मांग करता है। फोर्थ ऑप्शन है विवाह को अमान्य बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या है कि वो मैरिज को तो इनवैलिडेट नहीं करता बट पेनल्टी इंपोज की जाती है। जब हम बात करते हैं कि जहां जहां पर जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर वहां पर नहीं करवाओगे तो पेनल्टी तो लगाई जाएगी, लेकिन जो विवाह है, जो मैरिज है, उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द कंट्री डिड द कंसेप्ट ऑफ द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ओरिजिनेटेड? कहां पर ओरिजिनेट हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है साउथ अफ्रीका, थर्ड है इंग्लैंड और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो ये हुई थी हमारी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? पहला है जस्टिस PN भगवती, दूसरा है जस्टिस DY चंद्रचूड़, थर्ड है जस्टिस AN रॉय, फोर्थ है जस्टिस RS पाठक। तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? कौन है, आपको इसका सही जवाब बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन PN भगवती। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्या इस तरीके की वीडियो को हम कंटिन्यू रखें? इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि एक्चुअली में ये जो वीडियो है आप सभी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे पा रही हैं, आपके लिए बेनिफिशियली है या नहीं है। आप सभी कैंडिडेट से मैं ये कह रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो इस वीडियो को देखे, चाहे वो पहली बार देख रहे हैं चाहे वो रिपीटेडली देख रहे हैं, प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव वाज द फर्स्ट डेवलप्ड इन कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, इंडिया में या जर्मनी में? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि फ्रांस में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट। ये स्टेटमेंट दी गई हैं, इन सभी स्टेटमेंट से पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ एंड इज ओनली ए पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव लॉ, इट कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सेकेंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ, वहां पर पब्लिक लॉ की बात की थी, यहाँ पर प्राइवेट की बात की है। थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एन इंडिपेंडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर ही पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है। फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नेदर द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ नेदर द प्राइवेट लॉ बट इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला है प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून की शाखा है, सार्वजनिक कानून की शाखा है और रचनात्मक कानून का एक हिस्सा है और यह संवैधानिक कानून को नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरा है प्रशासनिक कानून निजी कानून की शाखा है। तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक कानून संवैधानिक कानून से स्वतंत्र है। फोर्थ ऑप्शन है प्रशासनिक कानून ना तो सार्वजनिक कानून की शाखा है और ना ही निजी कानून की, बल्कि वो संवैधानिक कानून का एक हिस्सा है। तो कौन सा इसका सही जवाब है, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नहीं, मैं इसका सही जवाब आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। और फिर भी एक बार आप इसे देख लीजिए, क्या इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है या फिर फोर्थ है। मेरे को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, फर्स्ट भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट है और एक बार आप इसको भी देखिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। एन एडवोकेट एक्ट 1961 डिफाइन लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर किसे कहेंगे, इन सभी ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट। सेकेंड ऑप्शन है एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट, प्लीडर और मुख्तियार। थर्ड ऑप्शन है एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, प्लीडर, मुख्तियार या फिर रेवेन्यू एजेंट। और फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। बात करें इसका सही जवाब, हमारा थर्ड ऑप्शन है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, एडवोकेट एक्ट 1961 लीगल प्रैक्टिशनर को परिभाषित करता है और इन सभी में से कौन सा इसका सही जवाब है, तो थर्ड बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट यहाँ पे मिस हो गया है। एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट बार काउंसिल को गठित करने के रिगार्डिंग बात की गई है, किस सेक्शन में की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 3, सेक्शन 4। एडवोकेट एक्ट निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य बार काउंसिल के गठन का प्रावधान करती है। सिंपली आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड जो हमारी सेक्शन है वो है हमारी सेक्शन नंबर 3। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बस थोड़े से ही और क्वेश्चन रह गए हैं, फिर जो है वीडियो फिनिश हो जाएगी। हम और फास्टली करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आता है कि सर आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हो, थोड़ा सा धीरे बोला करो, मतलब कि ज़्यादा तेज ना बोला करो ताकि हम चीज़ों को समझ पाए। When all the members of the company die in a when all the members of the company die in a air crash, then what is the correct option? पहला क्या कह रहा है, the company lose its existence. Second option है the company is auctioned by the government. And third option is the company remain to carry on its business. And fourth option is the none of the above. हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि जब किसी भी कंपनी के सभी सदस्य हवाई दुर्घटना में मर जाते हैं तो इस सभी में से कौन सा विकल्प सही है। कंपनी अपना अस्तित्व खो देती है। सेकंड ऑप्शन है कंपनी के निलंबन सरकार के द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कंपनी अपना कारोबार जारी रखेगी। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट ऑल द मेंबर्स आर अमेरिकन, सच कंपनी इज कॉल्ड। इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन मेंबर बाहर के हैं, तो ऐसे में उसे कौन सी कंपनी कहेंगे? एन इंडियन कंपनी, सेकंड ऑप्शन अमेरिकन कंपनी, एन इलीगल एसोसिएट, फोर्थ ऑप्शन एंड गवर्नमेंट कंपनी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। कंपनी भारत में बनी है लेकिन उनके सभी सदस्य अमेरिकन है, तो ऐसी कंपनी को भारतीय कंपनी, अमेरिकन कंपनी, अवैध एसोसिएट या फिर सरकारी कंपनी कहेंगे। तो इंडिया में एसोसिएट हुई है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इंडियन कंपनी कहेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारा इन्वायरमेंटल लॉ से है। व्हाट इज द लीस्ट स्टेबल कम्युनिटी इज ए इकोलॉजिकल सक्सेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट? पहला है क्लाइमैक्स, दूसरा है पाइनर, तीसरा है सेरा, फोर्थ है क्लोनिबोर। हिंदी में समझ लेते हैं क्योंकि जो चीजें हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती उसे आप हिंदी से समझिए। परिस्थितिक उत्तराधिकार में अंतिम स्थिति समुदाय कौन सा होता है? तो पहला है चर्मोकृत, अग्रणीय, सैरे, मांसाहारी। तो इसका जो सही जवाब है, ये थोड़ी सी वर्डिंग इसकी अटपटी सी है लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि क्लाइमैक्स कहते हैं जब हम बात करते हैं इसकी इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर लास्ट स्टेबल कम्युनिटी की। तो इससे आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रेंडरस रिलीजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ, इन सभी में से किसका बायोमास, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और नॉन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब है हमारा बायोमास से रिलेटेड है। रेगिस्तान, घास के मैदान और टूंडा क्षेत्र किसके उदाहरण है? तो ये पहले के उदाहरण है बायोमास के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आईटी एक्ट से है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक्ट है, आप सभी को पता है। किसके द्वारा इनेक्ट किया गया ये आपको पता लगाना है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संसद के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, दूसरा है भारत का उच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय, या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। जब बात की जाती है लॉ बनाने की तो पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये? आईटी एक्ट 2000 इज अनेक्टेड इन। अब यहाँ पर आपको डेट भी याद रखनी है, किस डेट को ये अनेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 19 जून 2000, सेकंड ऑप्शन है 10 जून 2000, थर्ड ऑप्शन है 1 जून 2000, फोर्थ ऑप्शन है 9 जून 2000। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सूचना उद्योगीकरण अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया था इस तारीख को, 9 जून 2000 को। बात करते हैं लेबर लॉ की। अंडर विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर लॉ द चाइल्ड हैज बीन डिफाइंड? अब चाइल्ड टर्म कहाँ पर डिफाइन की गई है? तो सेक्शन 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर डेफिनेशन दी होती है हर क्लोज हर एक्ट की, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके के आपसे जो है एआईबी में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो सेक्शन बेस, सेक्शन की डिटेल बेस, या फिर अमेंडमेंट कब हुई, कौन सा एक्ट था, केस लॉस पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बात करें चाइल्ड टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इससे रिलेटेड कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। जब हम बात करते हैं चाइल्ड टर्म की तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर, यानी कि बाल शब्द को परिभाषित किया गया है।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर भी डेफिनेशन बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है, पूछा गया है कि डे वर्ड को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इसे डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 3 के अंदर, यानी कि दिन को, ये दिवस है, यानी कि इसको आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पर है दिन, दिन आप इसे कर लीजिए, डे को डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 3 में। अब डे कब स्टार्ट होगा, क्या टाइम होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप डिटेल में पढ़िएगा। ऐसे डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं टोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की। व्हाट इज द रेमेडी इन केस ऑफ ए टोर्ट, टोर्ट में हमें कौन सी रेमेडी मिलती है? पहला है डेटरेंट पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डूअर, दूसरा है रिफॉर्मेटिव ऑफ रॉन्ग डूअर। हमने थ्योरी पढ़ी आईपीसी में डेटरेंट, रिफॉर्मेटिव और 5 तरीके की। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिविल केस की बात करता है जब हम टोर्ट की बात करते हैं, लेकिन क्रिमिनल की भी बात करता है, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाना वो क्रिमिनल हो गया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और इसका थर्ड ऑप्शन है कंपनसेशन इन मनी, यानी कि हम जब भी बात करते हैं टोर्ट की तो हम उसमें डैमेजेस लेते हैं, कंपनसेशन के रूप में हमें डैमेजेस जो है मिलते हैं, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, धन में मुआवजा, यानी कि नुकसान जो हुआ है उसके लिए हम मुआवजा, ये यहाँ पर डैमेजेस का मतलब नुकसान नहीं है, यानी कि हम मुआवजे के लिए डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए डिफेंस इन एक्शन ऑफ ए टोर्ट? एक्ट ऑफ स्टेट, जुडिशियल एक्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और ए टैक्स पेयर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग टोर्ट की कार्रवाई में बचाव के रूप में नहीं किया जाता? अब यहाँ पर ये हमने जो नोट वर्ड था इसको स्किप कर दिया था। अब नोट वर्ड को आपको ध्यान रखना है, प्लस पूछा गया है या नेगेटिव पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम बात करते हैं टोर्ट की और उसके अंदर डिफेंस की, तो इन तीनों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को तो शामिल किया जाता है, लेकिन टैक्स पेयर को शामिल नहीं किया जाता, तो इसलिए इसका जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट से है। मोटर व्हीकल एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे आपसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट रिलेटेड टू द इलेक्शन नहीं इसे हम कह सकते, यहाँ पर कुछ और वर्ड होगा, ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ ए इलनेस और डिसेबल, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति इल बीमार है और डिसेबल है, तो ऐसे में जो हमारा सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट का वो कौन सा रिलेट करता है, इस तरीके से आप इसे समझिएगा। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 18। हिंदी में इसे पढ़ देते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस के चुनाव से संबंधित है? इसे यहाँ पर चुनाव यहाँ पर ठीक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन वर्ड ये ठीक नहीं है, यानी कि हमें सिंपली ये समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है और उसके जवाब क्या है, उन जवाब में से इसका कौन सा जवाब सही है। तो इससे रिलेटेड जब हम सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 16 जो है वो रिलेट करता है इससे इलनेस और डिसेबिलिटी से, जो कि ग्राउंड है ड्राइविंग लाइसेंस के चुनाव के संबंध में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि सेक्शन नंबर 25 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ ट्रेनिंग लाइसेंस, सेकंड है ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट एंड इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट एंडोर्समेंट, थर्ड ऑप्शन है सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस, और फोर्थ ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑन ए ड्राइविंग लाइसेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 किससे संबंधित है? शिक्षा यानी कि ट्रेनिंग लाइसेंस से लाइसेंस प्रदान करना, दूसरा है प्रष्टीकरण का स्थानांतरण एवं बिना प्रष्टीकरण की ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देना,
थर्ड है कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन कर देना, यानी कि उसे क्या कर देना, सस्पेंड कर देना, और ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध। तो सेक्शन नंबर 25 को जब हम पढ़ते हैं तो ये रिलेट करता है हमारा सेकंड ऑप्शन से, यानी कि एंडोर्समेंट की बात करता है और उसे ट्रांसफर करने की बात करता है। ड्राइविंग लाइसेंस को बिना एंडोर्समेंट पर ड्राइविंग लाइसेंस जब इशू किया जाता है और एंडोर्समेंट पर जब उसे ट्रांसफर किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है। ए प्रोमिस टू डिलीवर्ड इज वॉज टू बी, ए ने बी से प्रोमिस किया कि वो उसे अपनी घड़ी देगा। इन रिटर्न बी प्रोमिस टू पे सम ऑफ 2000, अब बी यहाँ पर 2000 रुपये वापिस देगा कि भी घड़ी के बदले कुछ तो देगा ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे, एक्सेप्टेंस कहेंगे, ऑफर कहेंगे। तो यहाँ पर चीजें एक्सचेंज हो रही है, कंसिडरेशन भी शामिल है, प्रोमिस भी किया जा रहा है और उसे एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं। ए अपनी घड़ी बी को देने का वादा करता है और बाद में बी रुपए का भुगतान करने का वादा करता है और 2000 रुपये जो है दिए जाते हैं उसके लिए। तो ऐसे में इसे समझौता, प्रस्ताव, स्वीकृति या फिर प्रस्ताव कहेंगे। तो यहाँ पर इसे आप इंग्लिश टर्म में समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि एग्रीमेंट ये हो गया, ये जो स्टेटमेंट बताई गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये एग्रीमेंट टर्म है ये एक्चुअली में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहाँ पर डिफाइन की गई है। सेक्शन 2A, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H। तो 2E के अंदर जो है एग्रीमेंट टर्म के बारे में बताया गया है। 2H की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म को डिफाइन करता है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा में समझौते की समझौता जो है एग्रीमेंट, यहाँ पर इस तरीके से एरो आना था, इस वजह से ये जो है हिंदी में मीनिंग चेंज हो गया है। समझौतों को समझौते टर्म को यानी कि एग्रीमेंट को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 2E। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर डिफाइन है तो 2H के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट से है। Which article of the Constitution says that no person can be deprived from his property save by the authority of law, and Land Acquisition Act fulfill the constitutional obligation? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 300, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 300 कैपिटल ए, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन आर्टिकल 300 कैपिटल बी, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, और भूमि अधिग्रहण कानून संवैधानिक दायित्व को पूरा करेगा। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो अपने जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट करेगा। यह किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, ये सिंपली क्वेश्चन है। तो ये रिलेट करता है हमारा आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कुछ ही क्वेश्चन रह चुके हैं उसके बाद वीडियो फिनिश हो जाएगी। बात करें लैंड इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अर्बन लोकल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। भूमि निम्नलिखित में से किस विकल्प का विषय है? शहरी स्थानीय निकाय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, राज्य सरकार से संबंधित है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारा रिलेटेड है किससे, आईपीआर से, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर ऑफ ए एथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू या फिर कमर्शियल वैल्यू। जब हम बात करते हैं आईपीआर की तो ये रिलेट करता है कमर्शियल वैल्यू से। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वाणिज्य मूल्य से निर्धारित है। बात करते हैं आज इस वीडियो के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पेटेंटेड,
पहला है नोवल इनोवेशन, सेकंड है कंप्यूटर प्रोग्राम, थर्ड है डिस्कवरी, फोर्थ है मिक्सचर। तो आपको यहाँ से इन ऑप्शन से पता लगाना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव बात की गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, इनको पेटेंटेड नहीं किया जा सकता, केवल इसी को पेटेंटेड किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे।